नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी ट्यूटोरियल्स बाय गेट इट क्लियर में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमने सी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के ट्यूटोरियल्स आपके लिए पब्लिश कर दिए हैं। जो छोटे-मोटे मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनके लिए हम जल्द ही आपके लिए ट्यूटोरियल्स पब्लिश कर देंगे। बट गाइज़ वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, बट हाँ, कभी-कभी क्रूशियल हो जाते हैं क्योंकि अगर गलती से उनमें से एक आधा क्वेश्चन फँस गया देन आपके लिए वो चीज़ प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। सो गाइस जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे देन हम आपके लिए सी से रिलेटेड बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट लेके आएँगे जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज़ या फिर आपके लिए हम रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा के या फिर सभी टॉपिक्स को मिलाकर के टॉप एमसीक्यूज़ का सेट लेके आया करेंगे। सो गाइस आइए हम आज के सेट में देखते हैं हमने आपके लिए कौन-कौन से क्वेश्चन लाए हैं जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड हैं गाइस। ओके? सो गाइस यहाँ पे पहला क्वेश्चन है अ स्ट्रिंग इन सी इज 1D array of character, 2D array of character, any of A and B, none of the above. So guys हमने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। एरे ऑफ कैरेक्टर तो होता है बट वो 1D होता है 2D होता है या फिर दोनों टाइप का होता है। हमने आपको 1D 2D एरे भी समझाया हुआ है कि ये दोनों क्या होते हैं जब हमने आपको एरे का ट्यूटोरियल दिया था। सो गाइस इसका आंसर होगा ए 1D एरे ऑफ द कैरेक्टर। 2D एरे ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है गाइस क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो नॉर्मल 1D कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर होता है क्योंकि हमने आपको बताया है अगर आप नॉर्मल लिख रहे हैं गेट इट क्लियर तो आपको पता है कि आपने उसको सिर्फ एक वन डायमेंशनल एरे बनाना है कैरेक्टर्स का। 2D एरे कभी भी स्ट्रिंग का नहीं होगा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। सो गाइज यहाँ पे आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा एक प्रोग्राम दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत ही सिंपल सा है अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे। हमने दो स्ट्रिंग ली है, दोनों अलग अलग टाइप से हमने इनिशियलाइज की हुई है। एक में हमने डायरेक्ट स्ट्रिंग दे दिया है एंड एक में हमने एरे के अंदर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर वैल्यूज पास की हुई हैं एंड दूसरे हमने क्या किया हुआ है दो एन इंटीजर लिए हुए हैं n1 एंड n2 जिसमें हमने n1 में क्या किया है साइज ऑफ स्ट्रिंग 1 डिवाइडेड बाई साइज ऑफ स्ट्रिंग 1 के जीरोथ एलिमेंट को उठाया है। देन हमने क्या किया हुआ है इंट n2 इक्वल्स टू साइज ऑफ स्ट्रिंग 2 डिवाइडेड बाई साइज ऑफ जीरोथ एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग 2। ओके गाइस देन हमने n1 और n2 को प्रिंट करवाया हुआ है। तो गाइस क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या होगा? क्या दोनों 11-11 होंगे, दोनों 12-12 होंगे या फिर एक का 12 एक का 11 होगा या फिर कंपाइल एरर होगा? क्या मैं टोटल साइज को डिवाइड कर सकता हूँ स्ट्रिंग के फर्स्ट एलिमेंट से जो कि जीरोथ प्लेस पे है? सो गाइज इसका आंसर होगा n1 इक्वल्स टू 12 एंड n2 इक्वल्स टू 11। सो गाइज ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब आप स्ट्रिंग 2 टाइप से एरे में वैल्यू बाय वैल्यू स्टोर कर रहे हैं देन आपको यहाँ पे एक्सप्लिसिटली नर कैरेक्टर भी इंसर्ट करवाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रिंग 1 के तरीके से स्ट्रिंग बनाते हैं तो कंपाइलर खुद ही जब इसको एरे में स्टोर करेगा एक एक कैरेक्टर को उठा करके तो वो लास्ट में इसके लिए एक नल कैरेक्टर खुद ही इंसर्ट कर देगा एरे में। लेकिन वो स्ट्रिंग 2 के केस में नहीं होगा इसलिए गाइज इसका साइज जो है वो 1 से वेरी करेगा। एंड जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइज ऑफ स्ट्रिंग 1 के जीरोथ एलिमेंट की एंड स्ट्रिंग 2 के जीरोथ एलिमेंट की, सो गाइज यहाँ पे दोनों का जो जीरोथ एलिमेंट होगा वो जी ही होगा एंड उन दोनों का जो साइज होगा वो दोनों का साइज भी कॉमन ही होगा। ओके गाइज इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। एक का आंसर 12 होगा, एक का आंसर 11 होगा जो कि हमारी एक्चुअल में स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 की खुद की लेंथ होगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं गाइज तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि विच स्ट्रिंग मेथड हेल्प्स फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो गाइज स्ट्रिंग लेंथ की हमने बात की एंड लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। क्या आप पहचान सकते हैं इनमें से कौन सा हमने मेथड आपको बताया था जो कि स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने का काम करता है? स्ट्रिंग लेंथ एंड strlen strdup बोथ ए एंड बी। सो गाइज इसका आंसर होगा strlen। स्ट्रिंग लेंथ नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता एंड strdup जो होता है ये हमारा किसी और पर्पस के लिए यूज होता है जो कि शायद अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको मिल भी जाए इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है एक फंक्शन लिया हुआ है इंट टेस्ट जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ है कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर पास किया हुआ है एंड उस पॉइंटर के अंदर हमने क्या किया है फिर से उस पॉइंटर की वैल्यू एक दूसरे पॉइंटर में स्टोर कर दी है एंड एक वाइल लूप चलाया है गाइज। यहाँ पे आपको वाइल का एक कुछ अलग ही रूप दिख रहा है कि वाइल के अंदर हमने क्या किया है उस पॉइंटर को हम एक से इंक्रीज करते जा रहे हैं एंड देन हमने रिटर्न क्या किया है str माइनस str2। क्योंकि हमने यहाँ पे जो वाइल के अंदर किया है हम वहाँ पे चाह रहे हैं कि str की वैल्यू कुछ
पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ जानी चाहिए। वो कितनी बढ़ जानी चाहिए गाइस, ये आपको हमें बताना है कि str1 और str2 में कितना डिफरेंस होगा, क्योंकि मेन मेथड के अंदर से हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर लिया है जिसके अंदर हमने एरे स्टोर करवाया है गाइस। ये हमने आपको बताया था कि एरे जो होता है वो एक्चुअल में पॉइंटर ही होता है उस पर्टिकुलर जो भी आपके एलिमेंट का कलेक्शन है उसके लिए। तो हमने उस एरे को उठा करके सिंपली यहाँ पे टेस्ट को पास कर दिया है, एंड देन उसके अंदर हमने str1 एंड str2 का जो खेल आपको समझाया वो हो रहा है। तो गाइस इसका आंसर क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा? str1 और str2 में कितना डिफरेंस होगा? सो गाइज इसका आंसर होगा 11। इसका आंसर 11 क्यों होगा गाइज? क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जो वाइल लूप दिखाया है, यस ये बहुत ही वैलिड तरीके का वाइल लूप है। एंड ये आपका वाइल लूप गाइज कब तक चलेगा? जब तक आपकी स्ट्रिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब आपने यहाँ पे ये स्ट्रिंग बनाई थी, ये थी गेट इट क्लियर एक्सक्लेमेटरी मार्क। एंड जब ये सिस्टम के अंदर जाके स्टोर हुई होगी गाइस, तो इसके बाद में एक नल पॉइंटर आपको पता ही है, और वो खुद ही लगा देता है अपना कंपाइलर जो होता है। तो अगर आप लेंथ देखें हमारे गेट इट क्लियर के इसकी, तो ये होती है 11 गाइस। तो जब भी आपका ये वाइल लूप ऐसे चलेगा एंड आप पॉइंटर को इंक्रीज करते जाएंगे, तो ये पॉइंटर तब तक इंक्रीज होगा जब तक इसको नल कैरेक्टर नहीं मिल जाएगा गाइस। ओके, जैसे ही इसको नल कैरेक्टर मिल जाएगा, इसका इंक्रीमेंट होना ये बंद हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हमारे जो स्ट्रिंग है GETITCLEAR एंड एक्सक्लेमेटरी साइन, इन सब का जो आप अगर सम करेंगे तो ये आपके 11 कैरेक्टर्स बन रहे हैं। इसलिए आपका जो STR है वो क्या होगा, 11 पॉइंट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब उसमें 11, जो आपका STR1 जो पॉइंटर है वो 11 से शिफ्ट होकर के सीधे पूरी 11 पोजीशन शिफ्ट हो जाएगा आपके नल कैरेक्टर तक। देन जब आप उसका STR1 और STR2 का डिफरेंस निकालेंगे, देन आपको दोनों में पूरे पूरे 11 का डिफरेंस मिलेगा। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डुप्लीकेट्स ए स्ट्रिंग? सो गाइज इसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा फंक्शन है strcpy strdup, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो कॉपी करने का काम करता है, या कोई भी नहीं करता है, या फिर दोनों करते हैं? सो गाइज यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉक हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके कॉपी करने का काम करते हैं। कॉपी से मेरा मतलब है कि ये डुप्लीकेट करना एंड कॉपी करना एक ही बात होती है। सो गाइज आप बोलेंगे कि हमने ट्यूटोरियल में आपको ये चीज़ नहीं बताई थी, तो हमने आपको ये चीज़ हमेशा बताई हुई है कि जैसे ये STR DUP वाले जो होते हैं, ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। एंड इसीलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट किया हुआ है कि आप हमारे MCQs की सीरीज़ को ज़रूर लाइक करें एंड हमारे चैनल के साथ इसलिए बने रहें, क्योंकि हम बहुत सारे चीज़ें आपको और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके हमारे MCQ में क्लियर करते हैं, जो कि हो सकता है कि आपको किसी भी ट्यूटोरियल में आज तक कभी क्लियर नहीं हुए होंगे। ओके गाइज, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाया है कि जब आप STR कॉपी करते हैं, तो हमने आपको ये करके दिखाया हुआ है कि आपको दोनों स्ट्रिंग जो हैं उसमें एज ए एट्रीब्यूट पास करनी पड़ती हैं, एंड वो सेकंड वाली को जो हमने ओरिजिनल नाम से रखी है उसको पहली वाली में कॉपी कर देता है। लेकिन STR DUP का जो केस होता है वो थोड़ा अलग होता है। आपको जो डुप्लीकेट स्ट्रिंग होती है वो लेफ्ट में रखनी होती है, एंड STR DU आप जो आप कॉल करोगे, DUP से मेरा मतलब है डुप्लीकेट है ये, STR डुप्लीकेट भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग पास करनी है, ये खुद ही मेमोरी में एक इसकी कॉपी बना करके वहां से उसकी वैल्यू रिटर्न कर देगा एंड डुप्लीकेट में असाइन कर देगा। सो गाइज आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आप इसे ध्यान रखिए कि अगर आपको कभी STR DUP के बारे में पूछा गया कि ये कॉपी या डुप्लीकेट करता है, तो यस, ये भी कॉपी एंड डुप्लीकेट करने का काम करता है। तो सो गाइज अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम? यहाँ पे फिर से आपको एक प्रोग्राम दिया गया है गाइज, जिसमें हमने एक स्ट्रिंग ली है गेट इट क्लियर, एंड हमने उस सी का जो सी जो एरे है उसको हमने पॉइंटर में स्टोर कर दिया है। एंड यस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, पॉइंटर प्लस पॉइंटर का फोर्थ एलिमेंट, मतलब एरे का फोर्थ एलिमेंट माइनस एरे का सेकंड एलिमेंट। सो गाइस क्या आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं कि क्या होगा? हमने आपको बताया था कि यस आप एक एक एलिमेंट को जैसे ही आप एरे के इंडेक्स बाय इंडेक्स कॉल कर सकते हैं, वैसे ही आप यूजिंग पॉइंटर भी उसको कॉल कर सकते हैं। तो क्या आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं कि क्या होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट टाइप का है, थोड़ा सा टफ भी बोल सकते हैं आप इसको। सो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा गेट इट क्लियर। घबराए नहीं, इसका आंसर हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो गाइज जब भी इस टाइप का अगर आपको सिनेरियो मिल जाएगा, आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि P4 जो होगा वो कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न कर रहा होगा, एरे के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठा रहा होगा, लेकिन वो एक कैरेक्टर होगा। सिमिलरली P2 जो आप उठाएंगे वो भी एक कैरेक्टर ही होगा। लेकिन जब मैं P की बात करता हूँ गाइज, तो P की बात यहाँ पे क्या हो जाती है,
पी जो है हमारा वो कंप्लीट एरे के लिए फर्स्ट एलिमेंट पे रखा हुआ एक पॉइंटर है। तो गाइज यहाँ पे क्या होगा कि जो ये आपका P4 एंड P2 जो होगा, ये एक्चुअल में कैरेक्टर उठाएगा। तो P4 पे गाइज आपको पता है क्या मिल रहा है, आपको टी मिल रहा है। क्यों? जी जो है वो जीरोथ पे है, देन ई फर्स्ट पे है, टू पे है टी, थ्री पे है आई एंड टी है फिर से फोर पे। तो टू और फोर दोनों पोजीशन पे आपको टी मिल रहा है। ये दोनों जो होंगे वो कंपाइल टाइम में क्या होगा, टी टी से रिप्लेस हो जाएंगे, P4 एंड P2। एंड टी का जो ASCII वैल्यू होता है गाइज वो होता है 116। अगर हमने यहाँ पे P1 रख रख दिया होता नीचे, तो P1 मतलब यहाँ पे हमारा जो वैल्यू उठती वो उठती ई की। तो हम क्या करते, P4 माइनस P1 कर रहे होते, तो 116 में से ई का ASCII वैल्यू हम माइनस कर रहे होते, जो कि शायद 101 होता है गाइज। इस केस में क्या होता, आपको कुछ वहाँ पे डिफरेंस मिलता एंड कुछ और स्ट्रिंग प्रिंट होती। लेकिन अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, टी माइनस टी हो रहा है, जो कि आपका जीरो है। तो हमने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया हुआ है, अब जो हमारा प्रिंटफ का स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा p प्लस जीरो। तो p प्लस जीरो मतलब p का खुद का ही वैल्यू रह जाएगा, जो कि कंप्लीट स्ट्रिंग का पॉइंटर बनेगा, इसलिए हमारी पूरी की पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। अगर हमने यहाँ पे p प्लस कुछ और कर दिया होता, अगर जैसे जो भी इसका डिफरेंस होता, मान लो इसका डिफरेंस टू ही आ रहा होता, देन हमारे स्टार्टिंग के दो चीजें गायब होकर के t के बाद का पूरा प्रिंट हो चुका होता गाइस। आई आपको मैंने ये चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाई हुई है हमारे एरे और पॉइंटर और स्ट्रिंग के ट्यूटोरियल्स में। तो गाइज़ अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो आप जाकर के हमारे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल सेशन दोनों चेक कर सकते हैं। सो गाइज़ इसका सही आंसर होगा कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट होगी, जो कि है हमारी गेट इट क्लियर। अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे अगला क्वेश्चन कहता है, एनी फंक्शन वर्किंग विद स्ट्रिंग नोज द स्ट्रिंग हैज एंडेड व्हेन इट एनकाउंटर्स। सो गाइस सी में कैसे किसी फंक्शन को पता चलता है कि मेरी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। यस गाइस, आप लोग बिल्कुल सही हैं, इसका आंसर होगा नल कैरेक्टर से। सो गाइस अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू पुट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू प्रिंट क्लियर। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने एक गेट इट क्लियर नाम का पूरा स्ट्रिंग बनाया हुआ है एंड हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है प्रिंटफ स्टेटमेंट में। हम आप लोगों से ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर मुझे मुझे मेरी स्ट्रिंग के अंदर से खाली क्लियर एंड एक्सक्लेमेटरी साइन जो है वो प्रिंट करवाना है, जो कि मैंने ऊपर क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन मार्क को इन ऑप्शंस में से किस वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, ताकि मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है क्लियर विद एक्सक्लेमेटरी साइन साइन वो प्रिंट हो जाए। गाइज हमने थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन अभी देखा, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन किया कि हम कैसे किसी पॉइंटर को या फिर किसी एरे में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं एंड उसके बाद का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट करा सकते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर अभी तक सोच लिया होगा, जो कि होगा हमारा ARR+5। क्यों गाइज? क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही हम यहाँ से इटरेट करना शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5, मेरा जो फिफ्थ पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो है सी, एंड मुझे सी के बाद का पूरा प्रिंट करना है लास्ट तक। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ARR+1, जो कि मेरा पॉइंटर का कंसेप्ट है। तो +1 अगर मैं करूँगा तो मेरा ई के बाद का पूरा प्रिंट हो जाएगा, इसलिए मुझे +5 कर दूंगा मैं, तो मेरा 5 के बाद का मेरा ये पूरा प्रिंट हो जाएगा गाइस। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टू रिसीव मल्टी वर्ड स्ट्रिंग फ्रॉम कीबोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मोर अप्रोप्रिएट। सो गाइस आप क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन है जिसको हम प्रिफर करेंगे, अगर हम कभी यूजर को बोलेंगे कि भाई आपको अगर स्ट्रिंग देनी है, जैसे कि गेट इट क्लियर, प्रिपेयर वेल विद गेट इट क्लियर, क्योंकि हमारे इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं। तो आपको इस टाइप का अगर स्ट्रिंग पास करवाना है, तो आप इनमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे, स्कैनफ या फिर गेट्स, या फिर दोनों आप कर सकते हैं, या नन ऑफ द अबव। सो गाइज यहाँ पे हम वैसे कर तो दोनों ही तरीके से सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है विच फंक्शन इज द मोर अप्रोप्रिएट। सो इन दोनों में से जो है गाइज वो है गेट्स फंक्शन, जो कि आप ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है कि आप इसको यूज़ करें जब भी आप मल्टी वर्ड स्ट्रिंग जो है वो एज ए इनपुट लेना चाहते हैं। तो सो गाइज मुझे मालूम है कि मैंने गेट्स और पुट्स को आपको इतना ज़्यादा डिटेल में अभी तक नहीं बताया हुआ है, बट इन दोनों के लिए भी मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल पब्लिश कर दूंगा कि गेट्स पे अगर आपको काम करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली गेट्स के जैसे ही हमारे पास एक पुट्स भी होता है, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं सी में। ये जैसे ही हमारे प्रिंटफ और स्कैनफ होते हैं, वैसे ही ये पुट्स और गेट्स का काम जो होता है सिमिलर फैशन में होता है, लेकिन करने का तरीका इन दोनों का अलग होता है गाइस। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो प्रोग्राम। सो गाइस क्या आप इसका आउटपुट पहचान सकते हैं? ये जो मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है, मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दिया है 20 साइज का, एंड उसके अंदर मैंने
एक स्ट्रिंग स्टोर की है जो कि मैंने 11 ही कैरेक्टर्स पास किए हैं। अगर मैं यहाँ पे साइज़ ऑफ अरे मँगाता हूँ तो गाइज़ यहाँ पे क्या आएगा? सो गाइज आई होप इसका आंसर तो आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा। इसका आंसर होगा गाइज 20, क्योंकि यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मैंने कितना दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एरे का साइज जो है वो ऑलरेडी 20 से डिक्लेयर कर दिया है, इसलिए उसके अंदर मैं कितना भी स्टोर करूँ, मुझे साइज ऑफ अगर मैं एरे कॉल करूंगा तो मुझे टोटल साइज ही बताएगा। अगर आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है कि इसके अंदर आपने कितने कैरेक्टर स्टोर किए हैं, देन आपको strlen स्ट्रिंग की लेंथ फंक्शन जो होता है वो कॉल करना पड़ेगा एरे के ऊपर, तब जाकर के आपको इसमें कितने कैरेक्टर आपने स्टोर किए हैं या फिर लेंथ की स्ट्रिंग की लेंथ क्या है वो आपको पता चलेगा। सो गाइज आज के हमारे एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट में इतने ही क्वेश्चंस थे आपके लिए स्ट्रिंग से रिलेटेड। बट ये हमारे इतने ही क्वेश्चन सिर्फ हमने आपको आज बताए हैं। हमारे आने वाले एमसीक्यूज के जो भी आपको प्रैक्टिस सेट हम पब्लिश करेंगे उसमें हम आपके लिए स्ट्रिंग से रिलेटेड एंड जो भी हमने आपको टॉपिक्स अभी तक बताए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, हमें पता है आप लोगों के एग्जाम भी आने वाले हैं अभी थोड़े ही टाइम में, या फिर अगर आपका एग्जाम काफ़ी टाइम के बाद भी है तब भी हम आपको प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस सेट देते जाएंगे। सो गाइज हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।